हेलो डियर स्टूडेंट्स, सुथार मैथ क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की क्लास के अंदर हम प्रायिकता से संबंधित बेसिक देखेंगे। जो कक्षा 9th के अंदर और कक्षा 10 के अंदर जो प्रायिकता का चैप्टर है उसका जितना भी बेसिक है वो सारा हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। और कक्षा 10 के बच्चे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इनसे संबंधित है। ये बेसिक आपको जानना जरूरी है। वैसे अपन देखें तो प्रायिकता बहुत सिंपल है, आपको लगता है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि ये चीज़ें काम की नहीं है। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पढ़ें, छोटा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और आपको मैं बता दूंगा कि किस डेफिनेशन से हमारे बुक में क्वेश्चन भी आ रखे हैं, तो इनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर प्रायिकता, हमारी प्रश्नावली का नाम है अब प्रायिकता होती क्या है। तो सबसे पहले यही बात है कि किसी भी जो घटना होती है या किसी काम के होने या न होने की जो संभावनाएं होती है या उसे हम जब संख्यात्मक रूप से लिखते हैं वही हमारी प्रायिकता कहलाती है। यानी क्या कहना चाहता है, सिंपल सी बात है कि किसी काम जो है उस काम के होना यानी होगा या नहीं होगा, इसकी जो संभावना है उसको जब हम गणित के रूप में लिखते हैं उसे ही हम प्रायिकता कहते हैं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है प्यारे बच्चों यादृच्छिक अभिप्रयोग। यादृच्छिक अभिप्रयोग का मतलब हो गया जब हम एक प्रयोग करते हैं बिना देखे, यादृच्छिक मतलब बिना देखे हम एक प्रयोग करते हैं, तब क्या कंडीशन आती है। ऐसा प्रयोग जिसके सभी संभावित परिणाम हमें पहले से ही ज्ञात हो परंतु किसी निश्चित परिणाम के आने का अनुमान नहीं लगाया जा सके, वह यादृच्छिक अभिप्रयोग कहलाता है। कुल मिला के बात यह है कि एक थैला है, उसके अंदर लाल कंचे, काले कंचे या अपन गेंद बोल सकते हैं, मतलब अलग अलग डाल रखे, लेकिन आपको पता है कि उस थैले में इस कलर की है, इस कलर की है, इस कलर की है। परिणाम आपको पहले से ज्ञात है, लेकिन हम निश्चित ये नहीं बता सकते कि कौन सा निकलेगा, निश्चित नहीं बता सकते, क्योंकि हम यादृच्छिक अभिप्रयोग कर रहे हैं। अपन एक निकाल रहे हैं, हम देख के नहीं निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या, दोबारा देख लीजिए एक बार। ऐसा प्रयोग जिसमें सभी परिणाम हमें पहले से पता है कि उसके अंदर जो गेंदें हैं किस किस कलर की है थैले के अंदर, ये चीजें पता है। या फिर हम पासे की बात करें तो पासे के 6 परिणाम आपको पहले से पता है कि भाई 6 आने तो 6 आने। सिक्के की बात करें तो 2 आपको पता है कि कौन सा आने वाला है, परिणाम पहले से पता है। लेकिन परंतु किसी निश्चित परिणाम के आने का अनुमान हम नहीं लगा सकते कि हाँ आएगा तो यही आएगा, ये अनुमान नहीं लगा सकते, वह यादृच्छिक अभिप्रयोग कहलाता है। बात के लिए नेक्स्ट देखिए घटना। घटना क्या होती है, घटना, अब वो घटना की बात अपन सोच रहे हैं कि घटना हो गई, कहीं गाड़ी भिड़ गई, वो भिड़ गई, वो घटना अब थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन यहां घटना से थोड़ा तात्पर्य क्या है वो देखिए। घटना का मतलब यादृच्छिक अभिप्रयोग। जब हम ऐसा यादृच्छिक अभिप्रयोग यानी बिना देखे जो प्रयोग हम करते हैं, यादृच्छिक अभिप्रयोग करते हैं, जैसे अभी देखा था, तो इस प्रयोग के अंदर जब हमें प्राप्त एक निश्चित परिणाम, जब हम ऐसा प्रयोग करें तो हमारे पास एक निश्चित परिणाम प्राप्त हुआ। जैसे ही हमने इस थैले में से एक गेंद को निकाला और वो गेंद लाल निकली, हमारे पास एक निश्चित परिणाम आ गया, यानी निश्चित परिणाम आ गया, वह एक क्या कहलाएगी, घटना कहलाएगी। वो एक घटना हो चुकी है कि आपने जब गेंद निकाला तो लाल कलर की निकल गई। बात समझ में आई प्यारे बच्चों। यादृच्छिक अभिप्रयोग से प्राप्त एक निश्चित परिणाम ही क्या कहलाती है, घटना कहलाती है। अब घटना के कुछ प्रकार, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला निश्चित घटना, असंभव घटना, समप्रायिक घटना और प्रारंभिक को हम सरल घटना भी बोलते हैं, संयुक्त या मिश्रित घटना और परस्पर अपवर्जी घटना और स्वतंत्र घटना, आश्रित या परतंत्र घटना और पूरक घटना। ये घटना के कुछ टाइप्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चनों के अंदर काम आएगा, कुछ अपने छोटा क्वेश्चन बनने में संभावना यहां से बनती है तो वो यहां से बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं 1 नंबर हमारे पास निश्चित घटना। तो निश्चित घटना जो है वो होती क्या है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, निश्चित घटना यानी ऐसी घटना जो हर परिस्थिति में घटित होती है, ऐसी घटना जो हर परिस्थिति में घटित होगी तो होगी,
वो निश्चित घटना कहलाती है। दूसरी बात हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसी घटना जिसके घटित होने की प्रायिकता का जो मान होता है वो कितना हो, 1 हो। ऐसी प्रायिकता जिसका घटित होने का जो मान है, जिसका उत्तर जो है वो 1 हो, वो क्या कहलाएगा, निश्चित घटना कहलाएगा। बात समझ में आई कुछ? जैसे हम बात करें कि एक पासे को फेंकने पर 7 से छोटी संख्या प्राप्त होगी। जब हम पासे को फेंकेंगे तो निश्चित ही 7 से छोटी संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि उसमें छोटी ही होती है। ये निश्चित बात है। इसका मतलब ये कैसी होगी, निश्चित घटना होगी, क्योंकि इसकी प्रायिकता का मान 1 हो। बिल्कुल। तो ये बात ऐसे कुछ और भी आप डेफिनेशन ले सकते हैं। तो जैसे हमें पता है, मैं इस मार्कर की बात करूं, ये मार्कर मैं नीचे छोड़ूंगा तो ये मार्कर सीधा नीचे जाएगा। आपको पता है निश्चित कि ये नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। मैं कहूं कि ये मार्कर मैं जब छोड़ूंगा नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, आपको परिणाम पहले से पता है कि जाएगा तो नीचे जाएगा। तो ये निश्चित घटना हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, असंभव घटना। ऐसी घटना जो कभी भी घटित नहीं होती हो, वह असंभव घटना कहलाती है, यानी घटित होती नहीं। ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती वो असंभव घटना। एक पासे को फेंकने पर 9 प्राप्त हो जाना। जब हम पासे को फेंकेंगे और इस 9 प्राप्त हो जाना, क्योंकि पासे पर 9 होता ही नहीं, कहां से प्राप्त हो जाएगा? पासे पर तो 6 अंक होते, इसलिए ये असंभव घटना हो गई, संभव नहीं है। बात क्लियर? आगे देखिए, सांप्रदायिक घटना जो अपने बुक के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चंस भी है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। देखिए क्या, सांप्रदायिक घटना, सम का मतलब हो गया प्यारे बच्चों समान, सम का मतलब समान, प्रायिक यानी प्रायिकता। ऐसी घटना जिनकी प्रायिकता समान हो वो सांप्रदायिक घटना कहलाती है। नाम से पता चल गया। लेकिन डेफिनेशन देखिए, जब हम यादृच्छिक प्रयोग करते हैं तब हमें प्राप्त होने वाले सभी परिणाम की संभावनाएं यदि समान हो। जब हम यादृच्छिक प्रयोग करते हैं, जैसे हम प्रयोग करते हैं कि एक गेंद निकाला फिर दूसरी गेंद निकाला, जो भी हम निकालते हैं, लेकिन सबकी प्रायिकता का मान सेम आ रहा है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, समप्रायिक घटना कहलाएगी। और ज्यादातर क्वेश्चनों के अंदर आपको लिखा होगा कि इस प्रकार की घटना में समप्रायिक घटना है, फिर आप इनका आंसर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब उनकी प्रायिकता का मान सेम है। आगे देखिए, तो ये होगी आपके सांप्रदायिक घटना। अब मैं इसके एग्जाम्पल की अपन बात करना चाहें तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल आपके बुक में भी है। जैसे हम बात करें किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो वो बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, ये कैसी घटना? तो प्यारे बच्चों ये सांप्रदायिक घटना है, क्योंकि निश्चित ही हम ये नहीं कह सकते कि लड़का ही होगा, ये नहीं कह सकते कि लड़की होगा। दोनों का चांस बराबर है, दोनों की प्रायिकता हाफ हाफ है, यानी 50-50%, 50-50% है, इसलिए ये आपकी हो गई सांप्रदायिक घटना। बात समझ में आ गई? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और भी एग्जांपल है, जैसे एक खिलाड़ी वाला है, फुटबॉल वाला आपके बुक के अंदर। एक एग्जांपल और है आपके पास, गाड़ी स्टार्ट करने वाला है। एक और है सत्य असत्य का क्वेश्चन है। तो ये चीजें जब अपन क्वेश्चंस करेंगे उस समय और इनके ऊपर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों प्रारंभिक घटना। एक समय में एक ही घटना घटित हो, एक समय में एक ही घटना घटित हो, वह सरल घटना या प्रारंभिक घटना कहलाती है। एक समय के अंदर केवल एक घटना घटित हो, वह क्या कहलाता है, प्रारंभिक घटना। कैसे? सिक्के को उछालने पर चित्त आना। जब हम सिक्के को उछालेंगे तो उसमें घटना एक ही घटित हो सकती है, चित्त और पट दोनों साथ में घटित नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये प्रारंभिक घटना है। एक समय में केवल एक घटना घटित होगी, या चित्त या पट। संयुक्त घटना, एक ही समय में 2 या 2 से अधिक घटनाएं घटित हो। एक समय के अंदर 2 या 2 से ज्यादा घटनाएं घटित हो जाए, यानी उसके अंदर संयुक्त हो गया, मिश्रित हो गया, तो इस प्रकार की घटना को हम संयुक्त या मिश्रित घटना भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए 6 नंबर डेफिनेशन क्या है कि परस्पर अपवर्जी घटना।
परस्पर अपवर्जी घटना क्या होती है? ऐसी घटना जो कभी भी एक साथ घटित नहीं हो। ऐसी घटना जो कभी भी एक साथ घटित न हो वो परस्पर अपवर्जी घटना कहलाती है। यानी बोल सकते हैं एक दूसरे के विपरीत, कभी भी एक साथ घटित न हो। जैसे हम सिक्के को उछालें और हम कह दें कि पट और टेल दोनों आएंगे, तो दोनों नहीं आ सकते। हेड और टेल दोनों आएंगे, पट और चित दोनों आएंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा? आएगा तो एक, यानी दोनों परिणाम साथ में प्राप्त नहीं हो सकते। तो ये परस्पर अपवर्जी घटना कहलाती है। स्वतंत्र घटना ऐसी घटना जिसका घटित होना या न होने का प्रभाव किसी अन्य घटना के घटित होने या न होने पर नहीं पड़ता हो, वो स्वतंत्र घटना कहलाती है। वो घटना स्वतंत्र घटना कहलाती है। जैसे हम बात करना चाहिए, हमने एक सिक्के को उछाला और उसमें मान लो कि हेड या टेल आएगा, लेकिन जब हम एक उसी की घटना के साथ एक काम और करें कि पासे को उछाल दें और पासे के अंदर परिणाम कुछ भी आ सकता है, लेकिन दोनों का एक दूसरे में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों का एक दूसरे में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ये कैसी घटना होगी? स्वतंत्र घटना होगी। आश्रित घटना, परतंत्र घटना। आश्रित मतलब दूसरे के ऊपर आश्रित हो। इसका मतलब क्या हो गया? ऐसी घटना जिसका घटित होना या न होने का प्रभाव दूसरी घटना के घटित होने या न होने पर पड़े। इसमें तो क्या था? नहीं पड़े। और इसमें यदि आश्रित मतलब घटना पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम बात करें कि ताश की गाड़ी में से उत्तरोत्तर, ताश की गड्डी में से उत्तरोत्तर हम 2 पत्ते निकाल लेते हैं। ताश की गड्डी में से जैसे ही हमने 2 पत्ते निकाले तो ताश की पत्ती में परिवर्तन होगा। ताश वाले में परिणामों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, क्योंकि ताश के पत्ते निकल गए। तो यहां से देखें तो इस प्रकार की घटना जिसके अंदर परिवर्तन हो, उत्तरोत्तर मतलब लगातार हमने 2 पत्ते निकाले तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, इसलिए यह आश्रित घटना कहलाएगी। अब देखिए दूसरा है पूरक घटना। यदि 2 घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 हो, वह क्या कहलाता है? पूरक घटना कहलाता है। 2 प्रायिकताओं का योग 1 हो, 2 प्रायिकताओं का योग 1 हो, वह पूरक घटना। पूरक घटना का मतलब एक दूसरे के विपरीत। जैसे मैं मान लो हम कहें कि सिक्के उछालने पर या टेल आएगा या हेड आएगा, बिल्कुल आएगा। दोनों का 50-50% चांस है। दोनों की प्रायिकता का मान 1/2 है। अब 1/2 आने का है और 1/2 नहीं आने का है। जीतना या हारना 2 है, हाफ हाफ है। जब हम इन दोनों को जोड़ करेंगे तो इनका आंसर आएगा प्यारे बच्चों 1। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होगी? पूरक घटना होगी। क्या होगी? पूरक घटना। तो पूरक घटना क्या होती है? यानी ऐसी 2 प्रायिकताएं जिनका योग यदि 1 आ जाए तो वो पूरक घटना कहलाती है। और यहां से आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले पर हमारे क्वेश्चंस हैं जो छोटे क्वेश्चंस बनता है एग्जाम के अंदर। तो देखिए PA, इसके ऊपर कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब PA होने की प्रायिकता। PA के ऊपर ये चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब हो गया कि PA नहीं होने की प्रायिकता। ध्यान रखना, PA का मतलब हो गया होने की प्रायिकता, और PA के ऊपर जब ये चिन्ह लगाते हैं इसका मतलब होता है PA नहीं होने की प्रायिकता। नहीं होने की प्रायिकता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा हारने की प्रायिकता 1/2 है, तो जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? तो आप हारने की प्रायिकता 1/2 है तो जीतने की कितनी होगी? हाफ होगी। यदि आप हारने की प्रायिकता यदि यहाँ लिखना चाहें तो ये उधर जाके 1 में से घटेगा तो 1/2 बच जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आए आपके सामने छोटे, वो भी हम करेंगे। प्रतिदश समष्टि। प्रतिदश समष्टि का मतलब जब हम कोई हवि प्रयोग करते हैं उसमें संभावित जो परिणाम आते हैं उनके समुच्चय को प्रतिदश समष्टि कहते हैं। किस तरीके से? कि जब हम कोई प्रयोग करें, जब पासे को फेंके तो हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 ये परिणाम हमारे पास निकले। तो ये जो परिणाम निकले हैं इनका समुच्चय के अंदर इनको लिखना। जब हम इसको समुच्चय में लिखेंगे तो ये जो कहलाया है ये प्रतिदश समष्टि SS कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? प्रतिदश समष्टि कहलाता है। बात क्लियर? तो इस प्रकार लिखने सभी परिणामों को वो प्रतिदश समष्टि SS कहलाता है। नेक्स्ट बात करें कुल स्थिति या निशेष स्थिति। कुल स्थितियां या निशेष स्थितियां जब हम कोई प्रयोग करें, जब जितने भी हमारे पास परिणाम आते हैं उन सबको कुल स्थिति बोलते हैं।
जैसे ताश की बात करें, ताश की गड्डी में से यदि हम कोई 1-2 पत्ता निकालें तो उसके अंदर कुल परिणामों की बात करें तो 52 पत्ते तो 52 आ जाएगा। और पासे की बात करें तो पासे के अंदर टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो 6 आ जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार किसी यादृच्छिक प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या कुल स्थिति कहलाती है। सभी संभावित परिणाम, जितने भी परिणाम है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके कुल स्थितियां या निश्चित स्थिति कहलाती है। किसी घटना के अनुकूल स्थिति, किसी घटना की अनुकूल स्थिति, यानी जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो हमें निकालना है उसे हम अनुकूल स्थिति के अंदर लिख देते हैं। देखिए कैसे, किसी अभिप्रयोग के उन परिणामों की संख्या जिन पर विशेष घटना घटित होती है, जिन पर विशेष घटना घटित होती है, जो काम हम कर रहे हैं, जो काम हमें प्रश्न पूछ रहा है, वो आपके कौन सी होगी, अनुकूल स्थिति होगी। अब ये 3 बातें हमें ध्यान में रखनी है, प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर लिखा जाता है, प्रत्येक क्वेश्चन में ये बातें लिखनी है। अब कुल स्थिति भी लिखते हैं, कुल स्थिति प्रतिशत समष्टि के अंदर इस रूप में लिखते हैं, और जो अनुकूल स्थितियां होती है जो पूछ रहा है क्वेश्चन उनको लिखते हैं, फिर हम उसका फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, किसी घटना एक घटित होने का जो गणितीय रूप होगा, गणित के अंदर जब हम लिखेंगे तो उसका रूप क्या होगा, प्रायिकता पी जो होगी, प्रायिकता पी जो होगी वो अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। कुल तो नीचे रहेगा, अनुकूल जो पूछ रहा है वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो ये हमारे पास एक, हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। अब एक बात हमें ध्यान रखनी है कि ये चीज़ें यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन में लिखोगे, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। परिभाषा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये होता है क्या है वो मैंने बताया, लेकिन क्वेश्चन के अंदर लिखना, लिख के काम करोगे तो एक भी नंबर, कहीं पर भी नंबर कटने का चांस नहीं रहेगा। क्वेश्चन किस तरीके से करना है वो भी हम देखेंगे। कुछ इसकी बातें और हैं, प्रायिकता का प्रयास हो गया, या फिर हम देखें पासे के बारे में, 1 बार उछालें 2 बार उछालें, सिक्के के बारे में थोड़ा बहुत इसका और हम देख लेते हैं, फिर हम इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आगे और देखते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रायिकता का प्रसार। प्रायिकता का जो प्रसार होता है, यानी प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक होती है, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई होती है, उसकी अपन बात करें तो प्रायिकता का प्रसार जो है, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन भी हमारे सामने बन सकता है। जैसे हम बात करें कि प्रायिकता का प्रसार जो है वो आपका 0 हो सकता है, 0 हो सकता है यानी 0 के बराबर, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 0 से बड़ा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 0 के बराबर या 0 से बड़ा प्रायिकता हो सकती है, लेकिन 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है। यानी कुल मिला के बात ये पता चली हमें कि प्रायिकता जो होती है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी, यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि 0 और 1 के मध्य होती है। जैसे हम लिखना चाहें कि किसी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से 1 के मध्य में होता है, इनके बाहर नहीं जाएगा। तो यानी छोटा क्वेश्चन से यदि बनना चाहें कि क्या -1.2 किसी की प्रायिकता हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि -1 इसमें बीच में नहीं आता है। यदि मैं कहूँ 0.5 किसी की प्रायिकता हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में 0.5 आता है। ये बात आपको देखना पड़ेगा कि इनके बीच में है या नहीं है। यदि है तो वो प्रायिकता हो सकती है, यदि नहीं है तो नहीं है, बात सीधी सी है। ऐसे छोटा क्वेश्चन भी आपके MSCD का एक क्वेश्चन पूछा गया है, याद हो तो आपको। अब यहाँ से इसके बाद हम एक फॉर्मूले की और बात करते हैं। ये फॉर्मूला ये है कि PA प्रायिकता होने की और PA प्रायिकता नहीं होने का जब हम प्लस में करें तो उसका मान जो आता है वो हमेशा 1 आता है। तो PA प्लस PA नहीं इजिकल टू 1। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, यहां से यदि मैं कहूं जीतने की प्रायिकता, ध्यान देना, जीतने की प्रायिकता 1 आधी है, जीतने की प्रायिकता आधी है, और हारने की प्रायिकता भी क्या है, आधी है। लेकिन जब दोनों को हम देखें तो दोनों का मान क्या आएगा, 1 आएगा। जोड़ेंगे तो आधा आधा 1 आएगा। तो प्रायिकता के मान ये होता है कि 1 के घटित होने की प्रायिकता, 1 के घटित न होने की प्रायिकता, दोनों का जब हम आपस में योग करेंगे तो उसका मान कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1 आएगा। ये आप ध्यान रख सकते हैं फॉर्मूला। अब मैंने यहाँ पर ये भी आपको बता दिया कि PA होता क्या है, PA इसके ऊपर बार नहीं लगाए, इसका मतलब ये है होने की प्रायिकता। इसके ऊपर ये लगा हुआ है
इसलिए इसका मतलब हो गया Pa नहीं होने की प्रायिकता, यानी Pa घटित नहीं होने की प्रायिकता। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए सिक्के की जानकारी। अब यहां से सबसे मैं बात बता दूं, सिक्के और पासे और आपके पास ये ताश, इन 3 टाइप्स के आपके पास क्वेश्चन है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। अब इस ताश वाले में काफ़ी सारे बच्चों की गड़बड़ थी, मेरे क्लास के बच्चों के भी अभी भी डाउट है, तो मैं उसके आपके लिए भी ये क्लास अच्छी रहेगी, तो आप इनको पूर्ण तरीके से समझने की कोशिश करें। बात करते हैं सिक्के की जानकारी। तो सिक्के के अंदर प्यारे बच्चों सबसे पहले एक सिक्का जो है वो एक बार जब हम उछालेंगे, एक सिक्के को एक बार उछालेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये हमें निश्चित पता है। तो प्रतिदश समष्टि क्या हो जाएगी, H और T, यानी हेड और टेल हो जाएगा। दो ही चीज आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब किसी भी सिक्के को जितनी बार उछालें उसकी घात उतनी लगा दो। जैसे एक सिक्के में परिणाम कितने होते हैं, 2 ही तो होते हैं, या तो टेल या हेड, तो 2 लिखा। लेकिन उस सिक्के को एक बार उछालें तो घात 1 कर दो, 2 बार उछालें तो घात 2 कर दो, 3 बार उछालें तो घात 3 कर दो। जिससे क्या होता है कि कुल परिणाम की जानकारी हमें पहले से पता चल जाती है, और जब हम बनाते हैं तो कहीं पर भी छूटने के चांस नहीं रहता है। अब ज़्यादातर हम इसके अंदर 1-2 गायब होने का चांस रहता है, इसलिए आप इसमें आप पहले से इसे पता कीजिए और फिर आप बना सकते हैं। देखिए कैसे, एक सिक्के को हम जब 2 बार उछाले तब प्रतिदश समष्टि क्या क्या आएगी। तब प्रतिदश समष्टि प्यारे बच्चों, देखो एक सिक्के को कितनी बार उछाला है, 2 बार, तो 2 की घात 2 प्यारे बच्चों कितना आएगा, 4, यानी इसके जो परिणाम निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे। ये पता चल जाता है। जैसे हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, ये 4 परिणाम इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, जब हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे, यानी किसी भी सिक्के में परिणाम तो 2 ही होते हैं, हेड और टेल, लेकिन इसको उछाल कितनी बार है, 3 बार, तो इसका आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, 8 आएगा। यानी इसके टोटल परिणाम जो होंगे वो 8 निकलेंगे। हो सकता है कि हेड हेड आए, टेल टेल आए, हेड हेड टेल आए, टेल हेड हेड आए, हेड टेल हेड आए, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और हेड टेल टेल। तो इस प्रकार से कुल परिणाम कितने निकलेंगे प्यारे बच्चों, जब 3 बार उछालेंगे तो 8 परिणाम निकलेंगे, और जब हम 4 बार उछालें तो प्यारे बच्चों कितना आएंगे, आपके 16 परिणाम आएंगे, है ना। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पासे की जानकारी। अब पासा जो होता है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास होनी चाहिए। एक पासे को जब हम एक बार उछालें, एक पासे को एक बार उछालें, और आपको पता है कि जब हम एक पासे को एक बार उछालेंगे तो परिणाम 6 ही प्राप्त होंगे, 1 से 6 के मध्य कोई भी आ सकता है। इसका मतलब प्रतिदश समष्टि 1 2 3 4 5 6 तक हो चुकी है। अच्छा, इसको एक बार उछाला है, लेकिन पासे में कुल परिणाम कितने होते हैं, 6 संख्याएं होती है। तो आप एक बार उछाले तो 6 की घात 1, 2 बार उछाले तो 6 की घात 2, है ना। तो अब देखो, एक पासे को जब हम 2 बार उछाले तब हमें क्या करना है कि जो पासा है, पासे में कुल परिणाम होते हैं 6, और 6 की घात क्या कर दो प्यारे बच्चों, 2, तो टोटल परिणाम कितना आ जाएंगे, 36। तो इस तरीके से हमारे पास सारे परिणाम 36 आ जाएंगे। लेकिन इसको निकालने का तरीका, इसमें भी बच्चे लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इस तरीके से लिखें, 1 1 1, यानी शुरू वाले 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5, फिर 6 6। उसके बाद 1 1 ऐसे, और ऐसे 2, ऐसे 3, ऐसे 4, ऐसे 5, ऐसे 6। देखो कितना आसान लिखना। यहाँ 1 1 लिखा, यहाँ 2 2 लिखा, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, सारों में, और ऐसा इधर 1 1 2 2 3 3 4 सेम बन जाएगा। और इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चंस भी बुक के अंदर काफ़ी, हम उनको भी सॉल्व करेंगे कि कितने का योग 2 है, कितने का योग 3 है, कितने का योग 9 है, इस तरीके से कितने का योग 10 है, वो चलेगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों ताश की जानकारी। ताश की जानकारी के अंदर ताश में कुल पत्ते 52 होते हैं। ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। लाल पत्ते 26, लाल पत्ते कितने होते हैं, 26 लाल पत्ते होते हैं। काले पत्ते कितने होते हैं, 26। यानी कुल मिला के बात यह कि कुल 52 पत्ते, और 52 में से आधे तो क्या होते हैं, लाल, और आधे क्या होते हैं, काले, यानी आधे आधे पत्ते 26 26। लेकिन इनके अंदर भी भाग बांट दिए गए हैं। अब कौन कौन से,
13 पत्तों में मैं बांटूं कि 13 पत्ते में 4 प्रकार से मैंने ताश को बांट दिया। और उन 13 पत्तों के अंदर जैसे देखो 13 13 13 मतलब टोटल जोड़ेंगे 52, लेकिन 13 पत्ते जो होते हैं पान के, 13 पत्ते किसके होते हैं? पान के। और 13 पत्ते किसके होते हैं? ईंट के। और 13 पत्ते किसके होते हैं? हुक्म के। और 13 पत्ते किसके होते हैं? चीड़ी के। अब इनका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। पान की बात करें तो इस प्रकार का जो डायग्राम जिसके ऊपर बना होगा वो रेड कलर के होंगे, ये भी ध्यान रखना, रेड कलर के होंगे और इस प्रकार का डायग्राम बना होगा। तो ये अपना क्या लाएगा? पान। और पानों की संख्या कितने होते हैं? सारे के सारे 13। उसके बाद बात करते हैं ईंट। ईंट का रेड कलर से दर्शाया गया होगा। अब ईंट में भी कलर कितने होते हैं प्यारे बच्चों? तो वो भी अपने पास कितने होते हैं? 13। हुक्म की बात करें, इस प्रकार का ब्लैक कलर में जो डायग्राम आएगा वो हुक्म कहलाएगा। और हुक्म के पत्ते भी कितने होते हैं? 13। चीड़ी के पत्ते भी कितने होते हैं? 13, वो भी ब्लैक कलर की इस तरीके से। लेकिन अब एक बात और देखिए, इसके अंदर 13 पत्ते होते कौन कौन से? तो देखो प्यारे बच्चों, सभी में एक तो आपके पास ए से दर्शाया होगा। जो पहला पत्ता होता है 1 नंबर नहीं लिखे, उसकी जगह ए इक्के से दर्शाया जाएगा। किससे? इक्के से। तो इसमें भी एक इक्का होता है, ईंट में भी एक इक्का होता है, हुक्म में भी एक इक्का और चिड़ी में भी एक इक्का होता है। तो कुल मिला के 1 2 3 4, तो कुल इक्के कितने हो गए प्यारे बच्चों? 4। ये क्वेश्चन है अपने बुक के अंदर कि कुल इक्के 4 हैं, तो इक्के आने की प्रायिकता पूछ रहा था। तो 4/52। तो इक्के कितने प्यारे बच्चों? 1 2 3 4। अब सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं। इस लाइन की बात करें, इस लाइन के अंदर एक तो आपका आ गया इक्का, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ही पत्ते होते हैं, गिनती लिखी होती है। लेकिन 10 के बाद 11 नंबर पर 12 नंबर 13 नंबर जो 3 पत्ते बच गए, उन पर एक पर के, एक पर क्यू और एक पर जे। जेक, क्वीन, किंग इस प्रकार से लिखा होता है। तो ये जो होते हैं ये 3 पत्ते सारों में होते हैं, यानी इनको हम चित्र वाले बोलते हैं। तो इसके अंदर कितने होंगे चित्र वाले? 3। इसके अंदर भी कितने होंगे? ईंट के अंदर 3, हुक्म के अंदर कितने होंगे? 3, चीड़ी के अंदर कितने होंगे? 3। तो कुल मिला के 3 3 3 3, तो टोटल कुल फेस या चित्र के पत्ते जो होते हैं वो कितने पत्ते होते हैं? 12 पत्ते होते हैं। इसके ऊपर भी अपने पास क्वेश्चन है। यानी चित्र के कितने हो गए? 12। और आपके पास इक्के के कितने हो गए? 4। और यदि पूछें कि पान के इक्के आने की प्रायिकता, तो पान का इक्का कितना है? केवल 1 होता है। यदि पूछें ईंट के इक्के आने की प्रायिकता, तो ईंट का भी 1 होता है। हुक्म के इक्का आने की प्रायिकता, हुक्म का 1 इक्का होता है। चीड़ी के इक्का आने की प्रायिकता 1 होता है ना? ये बातें हमें ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, यदि फेस कार्ड पूछे तो सभी में एक जैसे होते हैं। चित्र बने हुए, चित्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, लिखा हुआ एक जैसा होता है, लेकिन कलर आपको मैंने बता दिया किस प्रकार से होता है। डायग्राम ऊपर कैसे छोटा छोटा चित्र बना होता है, ये वाले। लेकिन हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन एक तो इनसे बनता है, एक इनसे बनता है, और इनसे बनता है, और इसके साथ साथ यहां से लाल और काले से भी बन जाता है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखना है कि ताश से संबंधित जानकारी, पासे से संबंधित जानकारी और आपके सिक्के से संबंधित जो टाइप्स अपने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको अपन ने देख लिया। ये तो हमने इसका संपूर्ण बेसिक देख लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सभी प्यारे बच्चे एक बार इस क्लास को पूरा ढंग से देख लें, जिससे आपको किसी प्रकार का कहीं पर भी डाउट नहीं रहेगा। और यदि इन चीज़ों को आपने समझ के ढंग से तैयार कर लिया तो आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद को इंटरेस्ट आएगा और कहीं पर भी दिक्कत आने का चांस नहीं रहेगा। यानी आप घुमा के क्वेश्चन आएगा तो भी आप उसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सारी जानकारी पहले से अवेलेबल है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास बढ़िया लगी होगी, समझ में आया होगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।